तो आगे बढ़े हम लोग। तो बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कशन किया कि एक्सटर्नल फ्रंट पे क्या समस्या है। तो यहाँ पे जब भी विदेशी व्यापार की बात आती है तो सबसे पहले कंसेप्ट आता है हार्ड करेंसी, जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ पढ़ा। और अंत में आता है विनिमय दर। अब ये विनिमय दर या एक्सचेंज रेट होता क्या है, पहले आप समझे। एक्सचेंज रेट या विनिमय दर, विनिमय दर या एक्सचेंज रेट, ये वो रेट है जिस पे एक करेंसी दूसरे में कन्वर्ट होता है। जैसे मान लो आज जो है आप पढ़ते होंगे $1 75 का है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आज का विनिमय दर है। अगर हम $1 को रुपये में कन्वर्ट करें तो $75 के बराबर है, या उल्टा अगर हम रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो हर एक $75 जो है $1 के बराबर है। तो विदेशी व्यापार में एक्सचेंज रेट का बहुत ही मायने रखता है। इसे आप कह सकते हैं डॉलर की कीमत, यानी आज $1 $75 का है। इसका मतलब हुआ कि ये विनिमय दर है आज का, यानी इस रेट पे या तो डॉलर रुपये में कन्वर्ट होगा या रुपया डॉलर में कन्वर्ट होगा। तो ये सिंपल टर्म में ये है डॉलर की कीमत। डॉलर की कीमत यानी डॉलर का प्राइस। अब ये विनिमय दर जो है कितने तरह का होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ज़रा देखें। विनिमय दर दो तरह का होता है। एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट, और दूसरा होता है फ्लोटिंग यानी फ्लक्चुएटिंग। फ्लोटिंग यानी फ्लक्चुएटिंग। अब नाम से ही पता चल रहा है, फिक्स का मतलब ये फिक्स्ड होता है, ठीक है, ये जल्दी नहीं बदलता है। और दूसरा फ्लक्चुएटिंग यानी फ्लोटिंग, यानी जो हमेशा चेंज होता है। तो ये आखिर देखिए दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों का हमारे जो है विदेशी व्यापार से क्या लेना देना है, और सबसे मेन चीज़ कि भारत का अभी क्या है। तो ये जो है फिक्स और फ्लोटिंग, यानी फिक्स मतलब जो हमेशा फिक्स रहेगा, जो जल्दी चेंज नहीं होगा, और दूसरा फ्लोटिंग यानी फ्लक्चुएटिंग, यानी जो हमेशा क्या होगा, बदलता रहेगा। तो इसके लिए हम लोग एक दूसरा उदाहरण से समझते हैं। ये जो $1 75 का है जिसका आपको तो विनिमय दर, तो ये बेसिकली क्या है, डॉलर की कीमत है। तो हम लोग दूसरे उदाहरण से पहले समझें। अब जैसे मान लो किसी भी कंट्री में, भारत में भी, तो एक वर्ड है प्राइसिंग। किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। यहाँ पे डॉलर को भी आप एक वस्तु मानेंगे। तो दो तरीके होते हैं किसी वस्तु की कीमत के निर्धारण का। पहला देखिए वो होता है मार्केट फोर्सेस, बाजार की शक्तियाँ, डिमांड और सप्लाई मिलकर तय करती हैं। और दूसरा होता है देखिए एडमिनिस्ट्रेड, यानी जो प्रशासन तय करता है, जो सरकार तय करती है। और उस कीमत को तय करते वक्त मार्केट फोर्सेस, डिमांड सप्लाई का कोई रोल नहीं है। जो सबसे बेहतर उदाहरण है भारत में देखें कि कंसेप्ट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। तो वहाँ पे बहुत तरह की चीज़ों को जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको सस्ते रेट पे सरकार बेचती है। तो एक उदाहरण ले लें चीनी का। तो चीनी का भारत में दो कीमत है। एक है ओपन मार्केट में, ठीक है, ओपन मार्केट जिसको कहते हो फ्री सेल, जो आप बाज़ार से खरीदते हैं। तो वहाँ पे चीनी का अगर मान लो आज के रेट में ₹40 रेट है, तो ये ₹40 जो रेट है ये किसने तय किया, ये किसने तय किया, ये किसके द्वारा तय किया जाता है। तो ये जो मार्केट में, ओपन मार्केट में जो आपका चीनी का रेट है ₹40, ये तय करता है बाज़ार की शक्तियाँ, डिमांड और सप्लाई। और आपको पता ही होगा कि डिमांड और सप्लाई दोनों डायनामिक हैं, तो ये दोनों चेंज होते हैं। तो निश्चित रूप से क्या होगा, जो बाज़ार में जो चीनी का भाव है वो हमेशा फ्लक्चुएट करेगा। अचानक से मान लो ठीक है चीनी का उत्पादन जो है कम हो गया, तो निश्चित रूप से क्या होगा, चीनी का दाम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप देखते होंगे। तो मार्केट में जो जिस रेट पे चीनी को बेचा जा रहा है ₹40 किलो, तो वो जो है बेसिकली बाज़ार की ताकतें यानी डिमांड और सप्लाई दोनों मिलकर तय करती है। तो जब डिमांड और सप्लाई मिल करके, जिसको हम कहते हैं मार्केट फोर्सेस, बाज़ार की शक्तियाँ, तो डिमांड और सप्लाई मिल करके जिस कीमत को तय करेगा वो हमेशा फ्लक्चुएट करेगा, यानी जो सेकेंड वाला है, ठीक है। दूसरा देखेंगे कि चीनी को जो है सरकार जो है राशन के दुकान के द्वारा सस्ते रेट पे बेचती है। तो भारत में अभी जो है रियल कंसेप्ट क्या है कि जितने भी भारत में चीनी मिल हैं, जितना भी वो उत्पादन करते हैं, भारत सरकार को वो अपने कुल उत्पादन का 10% बेचेंगे। और भारत सरकार का जो मार्केटिंग एजेंसी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, तो वो क्या करती है कि चीनी मिल से उनके कुल उत्पादन का 10% लेवी रेट पे खरीदती है।
लेवी रेट जो है ये वो रेट है जो सरकार तय करती है। तो मान के चलो वो 20 रुपये का है, ठीक है। तो चीनी मिल से 20 रुपये किलो क्या करती है, FCI चीनी खरीदती है और उसी को राशन के द्वारा जो है राशन के दुकान पे 13 रुपये किलो के हिसाब से बेचा जाता है। यानी 20 रुपये में खरीद करके 13 रुपये में बेचना, यानी हर एक किलो पे सरकार अपने जेब से 7 रुपये का सब्सिडी देती है। तो ये जो राशन के द्वारा जो बेचा जा रहा है 13 रुपया जो कीमत है, इसका निर्धारण किसने किया? तो इसके निर्धारण में बाजार की जो शक्तियाँ हैं, डिमांड और सप्लाई का कोई रोल नहीं है। ये जो है अथॉरिटी के द्वारा फिक्स किया गया, यहाँ पे सरकार के द्वारा। तो चूंकि ये जो सरकार के द्वारा फिक्स किया गया तो ये कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है। ये हमेशा फिक्स रहेगा, यानी पहला वाला। ये बदलेगा कब? जब सरकार उसमें बदलाव करे, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पर नहीं होता है। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद हो सकता है कि सरकार इसके दाम को क्या करे, बढ़ाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें चीनी का जो है 2 प्राइस है। एक आपका ओपन मार्केट में, ठीक है। तो ओपन मार्केट में डिमांड सप्लाई तय करेगी, वो हमेशा फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। और दूसरा जो है, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेड यानी प्रशासन के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा। और वो जब तय होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, इसमें मार्केट फोर्सेस डिमांड सप्लाई में जो कोई बदलाव होगा बाजार में, तो उससे इसकी कीमतों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये नॉर्मली क्या होता है, फिक्स होता है। तो 2 तरह का प्राइस आपने देखा, बिल्कुल उसी तरह से आप देखें। अच्छा, यहाँ पे आपको अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना है कि जो राशन के द्वारा जो चीनी को बेचा जा रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेड है, जो फिक्स है, वो हमेशा जो है बाजार में जो प्राइस होगा उससे कम होगा, कि उससे ज़्यादा नहीं पॉसिबल है। फिर उसका मतलब क्या है? अब जैसे मान लो मार्केट में चीनी जो है 40 रुपये किलो है और राशन के द्वारा सरकार जो है 50 रुपये में अगर बेचेगी तो कौन खरीदेगा? तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो जो राशन का जो मूल्य है, जो एडमिनिस्ट्रेड प्राइस है, जो फिक्स रहता है हमेशा, वो हमेशा जो है मार्केट प्राइस से क्या होगा, कम होगा। तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो आप देखेंगे एक्सचेंज रेट 2 है, फिक्स एक्सचेंज रेट, और दूसरा है फ्लोटिंग फ्लक्चुएटिंग, यानी हमेशा जो चेंज होता है। तो जो फिक्स एक्सचेंज रेट है उसमें क्या होगा कि बाजार की ताकतें, यहाँ पे ध्यान है डॉलर के केस में ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार का कंसेप्ट आता है, जो आपने बहुत डिटेल में पढ़ा। क्योंकि डॉलर का जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय वस्तु है और इसके कीमतों का निर्धारण जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होता है। तो फ्लक्चुएटिंग जो होगा, ये फिक्स एक्सचेंज रेट होता है, तो इसमें जो हमारे सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक, वो तय करती है विनिमय दर। और इस केस में वो फिक्स रहेगा, वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक RBI उसको चेंज नहीं करे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो डिमांड डॉलर का बढ़ता और घटता है, जो आपने बहुत डिटेल पढ़ा, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो डॉलर की मांग बढ़ती और घटती है, जिसके कारण जो है जो विनिमय दर पर असर पड़ता है, तो उसका असर जो है कम से कम पड़ेगा। क्योंकि विनिमय दर जो है, सपोज करो कि $1 RBI ने तय किया 70 रुपया, यानी फिक्स एक्सचेंज रेट, तो ये जो है 70 रुपया ही रहेगा। कब तक 70 रुपया रहेगा? तो जब तक RBI इसको बदले नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि इस केस में जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो बदलाव होता है, तो उसका जो असर है, ठीक है, उसका जो असर है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पे कम से कम होगा, ठीक है। यानी अर्थव्यवस्था ये कम से कम वॉलेटाइल होगा, ठीक है, और स्थिरता जो है अर्थव्यवस्था की कम से कम होगी। लेकिन सेकेंड है जिसमें जो है फ्लोटिंग या फिक्स, इस विनिमय दर में क्या होता है कि यहाँ पे RBI जो हमारा सेंट्रल बैंक है, तो वो यहाँ पे विनिमय दर का, ठीक है, खुद तय नहीं करती है, बल्कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कारण जो है डिमांड सप्लाई, उसके कारण जो है क्या होता है, डॉलर का, ठीक है, कीमत का निर्धारण होता है। और यहाँ पे जब आप मार्केट फोर्स पे जाएंगे, ठीक है, जब ये सेकेंड पे जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमेशा जो है डॉलर का मूल्य क्या होता है, चेंज होता है, और उसका जो असर है भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। कहाँ? तो हर एक जगह हमने डिस्कस किया। तो दोनों में देखने में, ठीक है, आपको बेहतर कौन सा लगता है? तो आपको लगता होगा फिक्स एक्सचेंज रेट। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि विनिमय दर जो है, जब तक RBI नहीं चाहेगी, RBI उसमें बदलाव नहीं करेगी, तब तक विनिमय दर में कोई बदलाव नहीं होगा। ये आपका कहना ठीक है। उससे क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि इंडियन इकॉनमी जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, ठीक है, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बदलाव हो, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो हलचल होता है, जो बदलाव होता है, तो उसका जो असर है हर एक तरह की अर्थव्यवस्था पे एक जैसा नहीं होता है, किसी पे ज़्यादा, किसी पे कम। तो भारत उन देशों में है जिनमें ज़्यादा असर होता है, कारण हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो एक तरफ लगता है कि तब तो यही बेहतर है, क्योंकि जब भारत सरकार फिक्स एक्सचेंज रेट पर जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो चेंजेस होंगे, डॉलर का डिमांड कभी बढ़ गया, कभी घट गया, तो उससे हमारे विनिमय दर पे क्या होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में जो असंतुलन की स्थिति आ जाती है, जो, ठीक है, अत्यधिक जो है अस्थिर हो जाता है, उसमें क्या होगा, ठीक है, काफ़ी हद तक रोक मिलेगा। लेकिन जब हम फ्लक्चुएटिंग पे जाते हैं, यानी फ्लोटिंग एक्सचेंज पे जाते हैं, तब क्या होगा,
तब उस केस में क्या होगा, आरबीआई जो है विनिमय दर को तय नहीं करेगी, बल्कि वो पूरी तरह से बाजार की शक्तियां, डिमांड और सप्लाई, ठीक है, दोनों के ऊपर छोड़ देती है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखते हैं कि डॉलर की मांग हमेशा जो है बढ़ती और घटती है, नतीजा विनिमय दर में बदलाव होता है और उस केस में भारतीय अर्थव्यवस्था पे उसका सीधा असर पड़ता है। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, तो इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो खैर, तो भारत का जो है एक्सचेंज रेट क्या है, तो ये दोनों आपके दो स्ट्रीम हो गए। लेकिन बहुत से देश ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि दोनों के, ठीक है, फीचर्स को लेके विनिमय दर तय करते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। और उसी में से, ठीक है, भारत का भी है, जो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ मेन आपका दो है, फिक्स और फ्लोटिंग। तो भारत का एक्सचेंज रेट कौन सा है, ठीक है, तो 1991, जरा हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखें। भारत की जो समस्या है वो शुरू से सेम है कि एक्सटर्नल फ्रंट पे जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से कम है, ठीक है, नेगेटिव है। एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, एम का मतलब इंपोर्ट, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब हुआ कि आपका जो है निर्यात जो है वो आयात से कम है। और जब तक निर्यात आयात से कम है, यानी डॉलर का जो सप्लाई है वो डॉलर की डिमांड से कम है, और जब तक निर्यात हमारा आयात से कम है, तब तक एक्सटर्नल फ्रंट पे हम किसी भी तरह से कंफर्टेबल नहीं माने जाएंगे। क्यों, ठीक है, क्योंकि निर्यात में क्या होता है कि डॉलर आरबीआई को सप्लाई होता है, और ठीक है, आयात में क्या होता है कि हम डॉलर की मांग करते हैं। तो अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई जो है ये कम है, तो विदेशी मुद्रा भंडार क्या होगा, कम होगा। तो यही हमारी समस्या जो है शुरू से लेकर आज तक है। लेकिन आपने देखा कि 90-91 में इकॉनमी कोलैप्स कर गई और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $1 बिलियन से घट गया, ठीक है। अब देखें, ठीक है, आज की बात करें तो आज भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है $500 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। तो अगर हम विदेशी मुद्रा भंडार को देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि एक्सटर्नल फ्रंट पे हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है, जबकि ऐसा नहीं है। भले ही हमारा विदेशी मुद्रा भंडार $500 बिलियन को क्रॉस कर चुका है, जो हमें इंपोर्ट कवरेज देता है, यानी 1 साल के इंपोर्ट के लिए पर्याप्त है, लेकिन अभी भी हम कंफर्टेबल नहीं हैं। क्यों नहीं कंफर्टेबल है, क्योंकि अभी भी हमारा जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम है। विदेशी मुद्रा भंडार जो है किसी अन्य कारण से बढ़ा है, जिसमें 3 आपने पढ़ा, एक FDI 1991, एक FPI 1992 और तीसरा NRI। तो ये एक बड़ी समस्या है। अब इसको कम करने के लिए हमारी जो पॉलिसी थी, आपने पढ़ा, पहले था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात प्रतिस्थापन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात प्रतिस्थापन, ठीक है। ये हमारी पॉलिसी रही है 1951 से 1991 तक। यानी निर्यात को बढ़ाने की यहाँ बात नहीं हुई, बल्कि आयात को हम क्या करें, ठीक है, कम करें। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात प्रतिस्थापन, यानी हम लोग उन सब चीज़ों को अपने देश में बनाएं जो कि, ठीक है, हम लोग आयात करते हैं, जिससे क्या होगा, आयात में कमी होगी और विदेशी मुद्रा जो है भंडार पे अच्छा असर पड़ेगा, और साथ साथ, ठीक है, ये जो व्यापार घाटा है, ठीक है, वो कम होगा। हमने इस दौरान कभी भी निर्यात को बढ़ाने की कोशिश नहीं की। ठीक है, 91 में हमने यहाँ पे मूव किया, ठीक है, हम लोग जो है 91 में हमने इस पॉलिसी को छोड़ दिया, और तब से हमारी नीति है निर्यात प्रोत्साहन, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है। 91 से हम लोग इस पे आ रहे हैं, तो 91 से इस पॉलिसी को हमने अपनाया है और काफ़ी सफलता मिली है। लेकिन अभी भी इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। तो कारण बहुत सिंपल है, जो बहुत डिटेल में आपने पढ़ा, 3 चीज़ों को इंपोर्ट ने हमारी स्थिति खराब कर दी है, ठीक है। एक कच्चा तेल, दूसरा कोयला, और तीसरा आपका जो है गोल्ड। खैर, तो हमारी जो रणनीति है, हमारी जो स्ट्रैटेजी है, एक्सटर्नल फ्रंट पे चेंज होगी, यानी हमारा जो है काम करने का तरीका बदल गया। तो 91 तक भारत का विनिमय दर क्या है, देखो क्या होता है, एक वर्ड है मीन्स, दूसरा एंड, यानी साधन और साध्य, ठीक है। तो अगर आपका साध्य चेंज होता है, आपके गोल चेंज होते हैं, तो आपका जो मीन्स है, ठीक है, साधन, वो भी चेंज होगा। अब जैसे मान लो आप रहते हैं लखनऊ में, ठीक है, अब आपको जाना है इलाहाबाद, तो जाना कहाँ है, इलाहाबाद। तो आप जो है किस ट्रेन से टिकट कराएंगे, तो जो ट्रेन इलाहाबाद जाती है उसमें बुकिंग करोगे, ठीक है। यानी आपने जो अपना मीन्स जो है, तरीका जो डिज़ाइन किया अपने गोल को ध्यान रखते हुए, कल को आपकी प्लानिंग चेंज हो गई और अब जो है आप इलाहाबाद के बदले आपको दिल्ली जाने का मन है, तो यानी आपका गोल चेंज हो गया। तो क्या आप उसी ट्रेन से जाओगे? नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका मीन्स भी चेंज करना पड़ेगा। आप नई ट्रेन में बुकिंग करोगे जो दिल्ली जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से 1991 तक हमारी जो एक्सचेंज रेट था वो था आपका, ठीक है, फिक्स एक्सचेंज रेट, ठीक है। हमारा जो है 91 तक जो एक्सचेंज रेट था वो था फिक्स एक्सचेंज रेट, ठीक है, 1991 तक,
नई आर्थिक नीति जो 24 जुलाई 1991 को आया, तो तब तक भारत जो है किस एक्सचेंज रेट को फॉलो करता था? फिक्स एक्सचेंज रेट। ठीक है, फिक्स एक्सचेंज रेट, यानी जिसमें आरबीआई तय करती थी कि विनिमय दर कितना होगा, ये आरबीआई तय करती थी। और ठीक है, इसमें जब तक आरबीआई बदलाव नहीं करेगी तब तक ये सेम रहेगा। इसका मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो बदलाव होगा डॉलर की मांग को लेकर के, तो उसका जो असर है भारतीय अर्थव्यवस्था पे कम से कम पड़ेगा। लेकिन 91 में चूंकि हमने अपनाया निर्यात प्रोत्साहन को, तो फिर तब हम लोग कहाँ मूव कर गए? ठीक है, तब हम कहाँ मूव कर गए? एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो हम लोग जो है फिक्स से कहाँ मूव कर गए? तो हम लोग मूव कर गए फ्लोटिंग, या ठीक है फ्लोटिंग कह लो या फ्लक्चुएटिंग कह लो। तो हमने जो है अपना विनिमय दर प्रणाली को चेंज किया। ठीक है, फिक्स से कहाँ मूव कर गए? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब जो है ठीक है, जैसे ही हमने 91 में यहाँ से यहाँ मूव किए, तो स्वाभाविक है अब आरबीआई जो है विनिमय दर का निर्धारण नहीं करती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो हलचल होता है, अंतर्राष्ट्रीय कारणों से डिमांड और सप्लाई के कारण जो है ठीक है इसका निर्धारण होता है। और जब डिमांड और सप्लाई बाजार की शक्तियों से विनिमय दर तय होगा, तो निश्चित रूप से ठीक है ये बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएगा। यानी इसलिए आप देखते हो आज के डेट में कि डॉलर का जो मूल्य है, विनिमय दर बहुत तेज़ी से क्या होता है? बदलता है। और उसका जो असर है भारतीय अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट हर एक जगह दोनों है, अच्छा भी और बुरा भी। तो फिर क्वेश्चन आता है कि इस पे मूव करने की ज़रूरत क्या थी? इससे संतुलन रहता था, इससे पूरी तरह असंतुलन होता है। इससे अर्थव्यवस्था बची होती थी, ठीक है, जो ग्लोबल चेंजेस थे उससे। और इससे जो है अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्या हो गई? ओपन हो गई। और नतीजा इंडियन इकॉनमी जो है 91 के बाद ठीक है जो ग्लोबल चेंजेस है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो डॉलर की मांग सप्लाई को लेकर जो बदलाव होता है, तो उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पे बहुत बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो आखिर हम लोग यहाँ से यहाँ क्यों मूव कर गए? कहाँ से क्यों मूव कर गए? तो उसके पीछे बहुत से कारण हैं, लेकिन एक कारण जो है वो ज़रा आप ध्यान से देखें, वो कारण ध्यान से देखें। 91 में के बाद हम देखें 90 के दशक में वैश्वीकरण का दौर आया। वैश्वीकरण का दौर आया। वैश्वीकरण के दौर में सारे देशों ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया। अब जैसे मान लो ठीक है यहाँ पे ये अमेरिकन डॉलर है, ठीक है, ये अमेरिकन डॉलर है, ठीक है, ये इंडिया का रुपया है, ये सबसे मेन कारण था। और ये मान लो किसी तीसरे देश की, ठीक है, ये मान लो ठीक है जापान की करेंसी है, जापान कह लो या बाकी जो देश हैं, ठीक है। अब ठीक है डॉलर जो है हार्ड करेंसी है। अब भारत मान लो ठीक है जापान ने क्या किया? ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फॉलो किया, ठीक। लेकिन भारत अभी भी फिक्स पे जा रहा है, ठीक है। भारत जो है अभी भी किसको फॉलो कर रहा है? फिक्स को। और जापान ने किसको फॉलो किया? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग जापान का मतलब जापान या दुनिया के अन्य देश। अब अचानक से फिर से आप क्वेश्चन को देखें, डॉलर की बात करें तो भारत ने ठीक है भारत का एक्सचेंज रेट है फिक्स, यानी आरबीआई तय करेगा। और बाकी जो देश हैं, जैसे हमने जापान उदाहरण लिया, तो बाकी सब किस पे चलेंगे? फ्लक्चुएटिंग पे। तो अचानक से क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग बढ़ी। डॉलर की मांग बढ़ी। तो डॉलर की मांग तो बढ़ी, तो इससे क्या होता है? अगर हम फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट को फॉलो करेंगे तो डॉलर महंगा हो जाएगा, तो रुपया कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन भारत किसको फॉलो कर रहा है? तो भारत जो है किसको फॉलो कर रहा है? फिक्स एक्सचेंज रेट। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग बढ़ी, लेकिन उससे भारत डॉलर और रुपये के विनिमय दर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। मान लो $1 जो है पहले भी था मान लो 40 रुपये का, तो अभी भी कितने करेगा? 40 करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भारत जो है फिक्स एक्सचेंज रेट को फॉलो करता है। तो $1 40 रुपये का था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग बढ़ी, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग बढ़ी, उससे क्या हुआ? ठीक है, तो भारत यानी डॉलर और रुपये के बीच जो विनिमय दर है उस पर क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत किसको फॉलो कर रहा है? फिक्स एक्सचेंज रेट को। लेकिन जो देश हमारे किसको फॉलो करें? फ्लक्चुएटिंग। अब जैसे हम बात करें जापान की, जापान किसको फॉलो कर रहा है? फ्लक्चुएटिंग को। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग बढ़ी, तो डॉलर के मुकाबले उनकी जो करेंसी है येन क्या होगी? सस्ती होगी। डॉलर के मुकाबले येन क्या हो गया? कमज़ोर हो गया। यानी हर एक $1 पे अब ज़्यादा येन मिलेगा। तो येन जो है डॉलर के मुकाबले क्या हो गया? कमज़ोर पड़ गया, ठीक है। लेकिन इसको हमने वर्ड यूज़ किया था डिप्रिशिएशन, मूल्यह्रास। तो डॉलर चूंकि जापान जो है फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट को फॉलो कर रहा है, इसलिए येन जो है डॉलर के मुकाबले क्या हो गया? सस्ता हो गया। नतीजा जापान की जो वस्तुएं हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या होंगी? सस्ती हो जाएंगी। ध्यान है, ठीक है। जापान की करेंसी डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो गया, तो नतीजा जापान की जो करेंसी येन है चूँकि डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो गया, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में
जापान की जो वस्तुएं हैं वो सस्ती हो जाएंगी। ठीक है, इसका असर भारत के निर्यात पे पड़ेगा, भारत के निर्यात पड़ेगा। भारतीय वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसी दाम पे बिकेगी। क्यों? क्योंकि भारत डॉलर और रुपए का विनिमय दर में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भारत किसको फॉलो कर रहा है? फिक्स एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो डॉलर के मुकाबले जब जैसे येन कमज़ोर हुआ तो जापान की जो वस्तुएं हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हो गई? सस्ती हो गई। लेकिन भारत की वस्तुओं का जो दाम है वहीं का वहीं है। उससे क्या होगा? जो लोग आयात करते हैं, जो खरीदार देश है, इंपोर्टिंग कंट्री, तो वो लोग क्या करेंगे? ठीक है, इंडियन वस्तु को छोड़ करके, ठीक है, किस पे जाएंगे? जापानीज वस्तु पे। यानी जापान की वस्तु, क्योंकि जापान की करेंसी येन डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो गया, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जापान का जो वस्तु है, ठीक है, उसकी मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जापान का निर्यात बढ़ेगा। जो लोग इंडिया के सामान को खरीदते थे वो इंडिया को छोड़ करके किस पे जाएंगे? जापान पे जाएंगे। तो भारत का निर्यात क्या होगा? और कम हो जाएगा। ठीक है, और ये लगातार कम होता रहेगा। डॉलर के मुकाबले येन जितना ही कमज़ोर होगा, स्वाभाविक है, ठीक है, भारतीय वस्तुओं की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या होगी? कम होगी। तो इसमें क्या होता था कि तब भारत सरकार को समय समय पे, ठीक है, क्या करना पड़ता था? अपने करेंसी को कमज़ोर करना पड़ता था। यानी भारत सरकार क्या करती थी? टाइम टू टाइम अवमूल्यन करती थी। ठीक है, टाइम टू टाइम अवमूल्यन करती थी। अवमूल्यन करने का मकसद ये था कि अपनी करेंसी को डॉलर के मुकाबले क्या किया जाए? कमज़ोर किया जाए, जिससे कि भारतीय वस्तु की जो मांग है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, ठीक है, वो बनी रहे और इनके मुकाबले हम कम्पीट कर सके। तो इसलिए आप देखोगे 90 में आपका 2 बार अवमूल्यन हुआ। तो ये जो है फिक्स एक्सचेंज रेट का सबसे बड़ा जो है ड्रॉबैक था। उससे क्या होता था कि बाकी देशों की करेंसी जब डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होती थी, उससे भारत का निर्यात क्या होता था? कम होता था, क्योंकि भारतीय वस्तु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगी हो जाती थी। और उसके कारण जो है भारत का जो अर्थव्यवस्था चौपट हो गया, आप देख सकते हैं। तो ये टाइम टू टाइम तो भारत सरकार को क्या करना पड़ता था? अपनी करेंसी को अवमूल्यन करना पड़ता था, डिवैल्यूएशन करना पड़ता था। यानी डॉलर के मुकाबले रुपये को पॉलिसी के तहत कमज़ोर किया गया, जिससे कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी वस्तुएं जो हैं बाकी देशों से कंपटीशन फेस कर सकें या हमारे वस्तुओं की मांग बनी रहे। ठीक है, लेकिन ये जो है, ठीक है, तब गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि ये टाइम टू टाइम जो डिवैल्यूएशन होगा उससे बेहतर जो है हम लोग जो है हम भी किसको फॉलो करें? तो फ्लोटिंग। और इसलिए देखोगे कि 91 की पॉलिसी में भारत सरकार ने भी क्या किया? ठीक है, इस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया और फिक्स से हम किस पे मूव कर गए? तो हम लोग मूव कर गए फ्लोटिंग पे। ठीक है, यानी फ्लक्चुएटिंग। यानी आरबीआई जो है, ठीक है, अब ये तय नहीं करता है। तो ये 91 में, जिससे क्या होगा कि डिमांड सप्लाई के कारण जो है खुद ब खुद विनिमय दर एक्सचेंज होगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग बढ़ गई तो अब क्या होता है कि येन भी कमज़ोर होगा तो रुपया भी कमज़ोर होगा। तो जिससे कि हमारी जो वस्तुएं हैं वो जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दुनिया के अन्य देशों से कम्पीट कर सकें। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, तो आपको शायद अंतर समझ में आ गया होगा। तो ये भी कारण था। तो न सिर्फ भारत बल्कि वैश्वीकरण के दौर में देखें तो जितने भी आपके अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री हैं तो सब ने तकरीबन जो है, ठीक है, इसी प्रणाली को अपनाया है, फ्लोटिंग यानी फ्लक्चुएटिंग। और ये ज़रूरी है, क्योंकि जो देश इस तरह का काम नहीं करेगा तो निश्चित रूप से उसकी करेंसी या तो कभी कभी अवमूल्यन करना पड़ेगा या नहीं तो अगर रेयर केस में अधिमूल्यन करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन नॉर्मली होता नहीं है, मेनली आपका होता है अवमूल्यन। तो इससे बेहतर है तो सब लोग मूव कर गए। तो जितने भी देश हैं अल्पविकसित या विकासशील जिनकी सॉफ्ट करेंसी है, आप देखेंगे कि सब लोग 90 के दशक के बाद जो है सब ने किसको अपनाया? तो सब ने जो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को, यानी उनके जो केंद्रीय बैंक हैं उनका प्रतिबंध जो था, उनके द्वारा जो तय होता था विनिमय दर, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। और अब देखें, ठीक है, तो पूरी दुनिया में, ठीक है, एक ही देश है जो इसका अपवाद है, वो है चाइना। तो चाइना ने, ठीक है, अभी तक जो है फिक्स एक्सचेंज रेट को फॉलो किया है, फिक्स एक्सचेंज रेट। लेकिन उसने सिर्फ परमिशन दिया है फ्लक्चुएशन का +-2%, यानी डॉलर के मुकाबले जो उनकी करेंसी है युआन, ऑफिशियली रेमबी, तो डॉलर के मुकाबले जो उनकी करेंसी है युआन वो 2% प्लस या 2% माइनस, ठीक है, इतना ही तक फ्लक्चुएट कर सकता है। तो चाइना ने ऐसा क्यों किया? तो चाइना के साथ जो है, ठीक है, कुछ जो है पॉजिटिव्स हैं। अब चाइना के फेवर में कुछ चीज़ें काम करती हैं। पहला, एक तो, ठीक है, चाइना का जो उत्पादन लागत है बहुत ही कम है। ठीक है, या उससे पहले ऐसे देखो कि चाइना जो है इस क्षेत्र में एकमात्र देश है जिसका निर्यात जो है आयात से ज़्यादा है। अब निर्यात से ज़्यादा मतलब ट्रेड सरप्लस है। तो चाइना का जो है निर्यात आयात से ज़्यादा है, तो विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ज़्यादा है, 4000 बिलियन डॉलर से भी ऊपर है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि चाइना को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरा चीज़, ठीक है, चाइना जो है वहाँ उत्पादन लागत बहुत ही कम है,
उत्पादन लागत कम होने के कारण जो चाइना से वस्तुएं निर्यात होती हैं तो उनका मूल्य जो है ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत कम होता है। और आप देख सकते हैं चाइना को कहा जाता है कि वो जो है पूरी दुनिया की फैक्ट्री है, तो उत्पादन लागत भी बहुत कम है चाइनीज वस्तुओं का, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी वस्तुओं की मांग पहले से ज़्यादा है, तो उनको जो है अवमूल्यन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 2015 में चाइना ने अपने करेंसी का 3% से अवमूल्यन किया था, 3%। लेकिन उसका पीछे ये कारण नहीं था, उसके पीछे दूसरा कारण था जो कभी आप अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, IR में पढ़ेंगे, क्योंकि वो IMF का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक कंडीशन था, और उसके बाद ही जो है चाइनीज़ करेंसी को हार्ड करेंसी का दर्जा दिया गया 2015 में। तो ये जो विनिमय दर है, ठीक है, आई होप कि कंसेप्ट समझ आ गया। तो भारत की जो करेंसी है, ठीक है, अभी जो हमारा विनिमय दर है वो है फ्लोटिंग, ठीक है। लेकिन अगर सही देखें तो भारत का जो है पूरी तरह से, ठीक है, फ्लोटिंग भी नहीं है, पूरी तरह से फ्लोटिंग भी नहीं है। दो एक्सचेंज रेट मैंने डिस्कस किया, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। तो भारत क्यों फिक्स से फ्लोटिंग पे मूव कर गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, वैश्वीकरण के दौर में प्रतिस्पर्धा को, ठीक है, प्रमोट करने के लिए ज़रूरी था, ठीक है। लेकिन भारत का जो सही एक्सचेंज रेट है वो है मैनेज एक्सचेंज रेट, ठीक है, मैनेज एक्सचेंज रेट। यानी कौन मैनेज करता है? RBI। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि दो स्ट्रीम हैं, ठीक है, फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, और दोनों के मिक्सचर को, यानी कुछ हिस्सा फिक्स का, कुछ हिस्सा जो है फ्लोटिंग का लेकर के, ठीक है, बहुत से देश जो है काम करते हैं। इसलिए भारत का अगर हम कहें कि भारत का जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएटिंग है पूरी तरह से, तो वो भी गलत है, वो भी गलत है। क्योंकि भारत का जो एक्सचेंज रेट है उसका करेक्ट नाम है मैनेज एक्सचेंज रेट। मैनेज किसके द्वारा? तो RBI के द्वारा। इसमें RBI क्या करती है, आपने पहले पढ़ा है, ठीक है, ये विनिमय दर है, ठीक है। तो अभी मान लो कितना है, ये 75 है, ठीक है, ये $1 75 का है। रुपये का कमज़ोर होना है, ठीक है, एक लेवल के बाद वो भी नुकसानदायक है। रुपया अगर मजबूत होता है तो एक लेवल के बाद वो भी क्या है, नुकसानदायक है, क्योंकि हर एक चीज़ का दोनों साइड है। अगर रुपया बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए डॉलर के मुकाबले तो फिर हमारा निर्यात क्या होगा, महंगा हो जाएगा, डॉलर का सप्लाई घटना शुरू हो जाएगा। तो RBI तय करती है कि विनिमय दर को कहाँ, किस रेंज में मेंटेन करना है। तो जैसे मान लो, ठीक है, RBI ने जो है तय किया कि विनिमय दर भारत का इसके बीच में रहेगा, 70 से लेकर के 80, यानी रुपया जो है $1 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और $1 60-70 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये एक रेंज तय करती है RBI, ठीक है। अभी मान लो कितना, 75, तो ठीक है, अभी RBI का कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर का डिमांड बढ़ता है, घटता है, तो ये जो विनिमय दर है इसी के बीच में क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। आप देखते हो कभी बढ़ गया, कभी घट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस रेंज में है, यानी यहाँ तक जो तय हो रहा है वो बाजार की शक्तियाँ, यानी फ्लोटिंग। लेकिन अगर अचानक से मान लो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ गई और अब जो है $1 80 से भी ज़्यादा आ गया, ठीक है, तब जो है क्या हम आंख मूंद करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर हैं? क्योंकि अगर हम जो है, हमारे पास भी कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर रुपया ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर होता है तो फिर जो है रुपये को और कमज़ोर होने से रोका जाए, ठीक है। या ठीक उल्टा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग क्या होती है, घटनी शुरू हो गई तो रुपया मजबूत होना शुरू हो गया। आप पढ़ चुके हैं, रुपया मजबूत होता है तो निर्यात में कमी आती है, ठीक है, टूरिज्म पर असर पड़ता है, टूरिस्ट कम आते हैं और साथ साथ NRI पैसे कम भेजेंगे। और मान लो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, ठीक है, डॉलर का डिमांड घटता गया तो रुपया क्या हो गया, मजबूत हो गया। अब जैसे ही इसको क्रॉस करेगा, रेंज के बाहर आएगा, ठीक है, तो फिर से, यानी इस रेंज के बाहर जैसे ही, ठीक है, विनिमय दर पहुंच गया तो फिर RBI क्या करती है, इंटरफेयर करती है, इस तरफ रुपये को और कमज़ोर होने से रोकती है, ठीक है, और इस तरफ रुपये को और मजबूत होने से रोकती है। क्योंकि हम पूरी तरह से आंख बंद करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे निर्भर नहीं हो सकते हैं। हमारे पास भी कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए, कुछ कुशन होना चाहिए कि जिससे कि रुपया अगर ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर हो तो वहाँ पे भी जो है, ठीक है, हम उसको और कमज़ोर होने से रोकें, या अगर रुपया ज़रूरत से ज़्यादा मजबूत हो तो वहाँ पे भी, ठीक है, हम इसको और मजबूत होने से रोकें। तो ये काम जो है मैनेज करती है कौन, RBI। इसका नाम है मैनेज एक्सचेंज रेट। लेकिन RBI ये कैसे मैनेज करती है, तो ये जो है, ठीक है, ये आपका जो है सिलेबस से काफ़ी ऊपर का चीज़ है। और ख़ास करके हम लोग जब इसको पढ़ेंगे कभी मेंस के लिए, या अगर हम देखें तो फुल कोर्स में जब आओगे तो ये पूरा प्रोसेस मैं समझाऊंगा कि आखिर RBI करती क्या है, ठीक है, कैसे RBI मैनेज करती है। यस, RBI जो है वो इंटरवीन करती है, इंटरफेयर करती है, ठीक है, और
रुपये को एक लेवल से ज़्यादा कमज़ोर होने से रोकती है या रुपये को एक लेवल से ज़्यादा मजबूत होने से रोकती है। तो आरबीआई कैसे, ठीक है, इन सब चीज़ों को मैनेज करती है, ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए इतना ही है। तो करेक्ट वर्ड है मैनेज एक्सचेंज रेट। तो भारत का जो एक्सचेंज रेट है, कहते हैं हम लोग जरूर हैं कि ये आपका फ्लोटिंग है, और 91 के बाद जो है हम लोग फिक्स से कहाँ मूव कर गए, फ्लोटिंग पे। लेकिन पूरी तरह से या टेक्निकली हम कहें तो पूरी तरह से फ्लोटिंग नहीं है, बल्कि भारत का जो है इंटरमीडिएट यानी दोनों का मिश्रण है। दोनों का मिश्रण, ज़्यादातर हिस्सा जो फ्लोटिंग का है, लेकिन कुछ हिस्सा क्या है, फिक्स का भी है, और एक लेवल के अंदर उसको रखना है। उसके बाद आरबीआई उसको मैनेज करती है कि विनिमय दर को एक रेंज में रखा जाए। फाइनल लाइन, रुपया अगर ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर होगा तो बहुत नुकसानदायक है, रुपया अगर ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद होगा तो वो भी बहुत नुकसानदायक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आरबीआई मैनेज करती है। तो जो आरबीआई का रोल है बहुत ही क्रिटिकल है, और आरबीआई की तरफ से कभी कोई समस्या नहीं रही है, ठीक है। आरबीआई ने अपना काम बखूबी किया है, ठीक है। तो यहाँ जो है आई होप कि विनिमय दर का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबसे मेन चीज़ आप समझने की कोशिश करेंगे उदाहरण से, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल लगता है कि बच्चों में कन्फ्यूज़न होता है कि फिक्स एक्सचेंज रेट ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि वहाँ पे जो है ग्लोबल चेंजेस होते थे तो उसका असर भारत पे कम से कम होता था या नहीं के बराबर, ठीक है। लेकिन फ्लोटिंग में जब हम मूव कर गए 91 में, तो उसके कारण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही वॉलाटाइल हो गई, बहुत ही अस्थिर हो गई, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कुछ भी बदलाव होता है सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। कहाँ, तो सर से लेकर पैर तक। आप समझ पाते हैं, ठीक है, अब तो आप समझ में आएगा आपको। तो इसलिए बेहतर क्या लगता है, लेकिन नहीं, क्यों भारत सरकार की मजबूरी थी, क्यों दुनिया के अन्य देशों ने, ठीक है, फिक्स एक्सचेंज रेट को छोड़ करके फ्लोटिंग को अपनाया, तो कारण आपको मैंने समझा दिया। क्योंकि ठीक है, अगर हम फिक्स एक्सचेंज रेट मेंटेन करते हैं और बाकी अगर फ्लोटिंग पे जाते हैं, तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग बढ़ेगी, डॉलर की तुलना में उनकी करेंसी कमज़ोर हो जाएगी, तो उनका जो वस्तु है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो सस्ता होगा, तो उनका निर्यात बढ़ेगा, जिससे भारत के निर्यात पे काफ़ी गिरावट होगी। जो इंपोर्टिंग कंट्री हैं, जो आयात करते हैं, वो भारतीय वस्तुओं को छोड़ करके उन सब देशों की वस्तुओं को खरीदेंगे, ठीक है। तो इससे भारत का निर्यात क्या होगा, कम होगा, और अंततः भारत को अपने करेंसी को, ठीक है, जानबूझ के कमज़ोर करना होगा, अवमूल्यन करना होगा, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम निर्यात को बढ़ा सकें। और अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन, आपको पता है इससे करेंसी वॉर कैसे होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की है। तो एनीवे, ठीक है, दीज आर द कंसेप्ट्स, ये आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए इट्स मोर देन इनफ, ठीक है।